नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी सी सेट का जो 2023 का पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ कम करवाने के लिए कुछ लोग ट्रिब्यूनल में गए थे, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो उन लोगों ने ट्रिब्यूनल में अपना केस फाइल किया। तो अब उसका फाइनल ऑर्डर आ गया है 3 अगस्त 2023 को। फाइनली ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर सुना दिया है रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ कट ऑफ यूपीएससी सी सेट जीएस पेपर 2, जो कि इस साल 2023 में हुआ है। सो गाइस, आज हम इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि लोगों की क्या फरियाद है, यूपीएससी के वकील ने ट्रिब्यूनल में क्या कहा, और फाइनली ट्रिब्यूनल ने अपना क्या ऑर्डर सुनाया। एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके इस चीज को सारी को देख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं कि परेशानी कहां है। सो गाइस, परेशानी ये है कि इस बार जो सी सेट का पेपर हुआ सिविल सर्विसेज के लिए, जिसको जीएस पेपर 2 भी बोलते हैं लोग, ठीक है। तो इस वाले पेपर में काफी सारे सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे, खासकर परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सवाल जो 11th के थे, 12th के लेवल के थे। तो क्योंकि ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे तो काफी लोग इनको नहीं कर पाए। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब है कि सिलेबस में लिखा हुआ कि 10th तक का मैथ्स आएगा या 10th तक का एप्टीट्यूड आएगा, लेकिन 11 12th के लेवल के भी सवाल थे ये। तो इस बात को लेके कुछ लोग अपना ट्रिब्यूनल चले गए कि भाई ये हमारे साथ यूपीएससी ने ये ठीक नहीं किया। और खासकर वो लोग जो मैथ्स कम जानते हैं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, तो उन लोगों ने कि भाई वो लोग दे आर एट डिसएडवांटेज, और वो लोग कैट ट्रिब्यूनल चले गए। ट्रिब्यूनल में जाके उन लोगों ने क्या कहा? ट्रिब्यूनल में जाके इन लोगों ने 3 बातें कही। सबसे पहली बात कि क्योंकि पेपर इतना डिफिकल्ट था, एंड इतना डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए जो कट ऑफ है विच इज एट 33%, उसको कम करके 23% कर दिया जाए। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर कट ऑफ कम नहीं करना है तो जो सी सेट का पेपर है वो यूपीएससी दोबारा करे। सो कैट को कहा कि कैट आप यूपीएससी को ऑर्डर करो कि सी सेट का पेपर दोबारा करेगा यूपीएससी। तीसरी बात उन लोगों ने क्या कही कि इन सवालों का डिफिकल्टी लेवल देखने के लिए, अब कोर्ट में तो जज साहब है, जज साहब ने थोड़ा मैथ्स पढ़ा है, तो उसको असेस करने के लिए क्या प्रपोज किया लोगों ने, ये लोगों ने मतलब जो एस्पिरेंट है, जो अपने स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया कि एक कमेटी बना दो एंड लेट दैट कमेटी एग्जामिन। उस कमेटी में 1-2 आईआईटी के लोग ले लो, 1-2 स्कूल के टीचर ले लो जो जो 10वीं तक का मैथ्स जानते हैं, और आप लोग मिलके डिसाइड करो कि डिफिकल्टी लेवल 10वीं तक का है भी या नहीं, या फिर उसकी जा एकदम उसकी जो मतलब रीजन है जो उसका, तुम देखो उसके पीछे ऐसे सवाल क्यों बने हैं। अब तो ये 3 चीजें कही एस्पिरेंट ने कैट में जाके, ठीक है। फिर लोगों ने अपना अपने अपनी एप्लीकेशन फाइल की, अपना केस फाइल किया कैट में। अब कैट ने यूपीएससी को नोटिस भेजा, तो यूपीएससी के भी वकील साहब आए। अब यूपीएससी के वकील साहब ने क्या कहा? उन्होंने अपने क्या 5-6 बातें बताई। पहली बात तो ये बताया यूपीएससी वकील ने कि जो 33% का जो नंबर है ना, कि 33% कट ऑफ होगा, ये कोई ऐसे रैंडम नंबर नहीं है। एक सीएससी रूल्स है, एंड अकॉर्डिंग टू सीएससी रूल जो कि 2011 में बने थे, जो 2015 में जिसमें अमेंडमेंट भी हुआ था, तो उन रूल के तहत ये 33% का नंबर आया है। ये ऐसा नहीं है कि चेयरमैन साहब ने कभी मन किया तो अब की बात 33 कर दो, बिकॉज देयर आर दो रूल्स आर ऑलरेडी फ्रेम्ड, सीएससी रूल्स, उसके तहत ये नंबर आया है। इसलिए हम इसको आर्बिट्रली 33 से 23 नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि जो ये पेपर है ना, ये एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाती है, और ये टीम, और इस जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जो यूपीएससी के अंदर बैठती है, उन्होंने हर बात का पूरा ध्यान रखा है। तीसरी बात यूपीएससी के वकील ने क्या कही कैट के ट्रिब्यूनल में जाके, कि जो ये पीएनसी के सवाल है ना, जिनके लिए इतना हल्ला मचा हुआ है कि वो वाले हैं, उन सारे के सारे सवालों को करने के लिए कोई विशेष मैथमेटिकल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई 11 12th का फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है कि जैसे यहां से भोपाल जाने के अगर 3 रास्ते हैं, भोपाल से बॉम्बे जाने के 4 रास्ते हैं, तो यहां से बॉम्बे जाने कितने हो गए? 3 इंटू 4 12। तो इसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग। या ऐसे भी ले लो कि अगर आपका 2 कमीज है और 5 ट्राउजर हैं, तो आप कितने तरीके से ड्रेस हो सकते हो? 2 इंटू 5 10। तो इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग बोलते हैं। यार कि इतने नॉलेज से ही, जो कि 10वीं तक सबको आता है, 10वीं तक के लेवल पे,
तो इतने नॉलेज से सारे सवाल हो जाएंगे, 11th-12th का कुछ इसमें है नहीं, और ये लोग अननेसेसरी हल्ला कर रहे हैं। उसके बाद यूपीएससी के वकील ने क्या कहा कि 6 लाख लोगों ने पेपर दिया था, ठीक है, और उसमें से ना 14,624 लोग तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर सी सेट का पेपर इतना ही आउट ऑफ वर्ल्ड था, तो ये 14,624 लोग कहां से आए, ठीक है। और यूपीएससी के वकील ने क्या कहा कि हमने ना अपना एक इंटरनल एनालिसिस किया था। यूपीएससी ने के वकील ने कहा, उन्होंने क्या किया था कि कंपेयर करते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज के लोग हैं जो पास हुए और जो साइंस वाले बैकग्राउंड में के जो लोग पास हुए, और उस एनालिसिस ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं सी सेट में ह्यूमैनिटीज वाले लोग पीछे रह गए और साइंस वाले सबने सी सेट निकाल दिया है। तो उस एनालिसिस में हमने तो उल्टा पाया, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी पाया यूपीएससी ने। वो एनालिसिस शेयर नहीं किया, मतलब ऑफ कोर्स अगर जज साहब मांग लेते तो शायद यूपीएससी को करना ही पड़ता, बंद लिफाफे में या कैसे भी। बट उन्होंने अपने एफिडेविट पे वकील ने लिख के दिया ये कि हमने अपना एनालिसिस कर लिया है, और उसमें इनफैक्ट उल्टा है कि इसमें साइंस वाले लोग कम पास हुए हैं सी सेट में, और ह्यूमैनिटीज वाले ज्यादा पास हुए हैं, जितने भी लोगों ने मतलब पेपर दिया था, ये भी उन्होंने लिख के दिया। गाइस, अब कोर्ट में जाते तो एफिडेविट पे लिख के देना था, उस पर कोई झूठ नहीं लिख सकता है। सो वी बिलीव कि शायद यूपीएससी ने ये एनालिसिस भी किया होगा। फिर एक आर्गुमेंट था कि कुछ लोग इसको सीडीएस से कंपेयर कर रहे थे, सीडीएस से कंपेयर इसको मत करो। सो अब गाइस, हमने स्टोरी डिस्कस कर ली कि एस्पिरेंट ने क्या कहा, और हमने फिर बात कर जो एस्पिरेंट या उनके जो वकील थे उन्होंने क्या कहा, फिर हमने बात कर लिया कि जो यूपीएससी का वकील थे उन्होंने क्या कहा। अब फाइनली दोनों की बात सुनी गई, और फिर इस पे आते हैं कि जज साहब ने क्या कहा, ठीक है। तो जज साहब ने जो अपने जजमेंट में 4-5 बातें कही, वैसे अगर आपको जजमेंट देखना है तो आपको मैं दिखा भी देता हूं, ठीक है। और सो ये अपना पूरा जजमेंट है जिसको आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और यस, ये वाला अपना पूरा जजमेंट है, एक पीडीएफ फाइल है ये, ठीक है। और इसको आप यहाँ से अच्छे इसको इसको आप खुद भी इसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, अब फाइनली आते हैं कि फाइनली क्या डिसाइड क्या हुआ, ठीक है। क्या क्या फाइनली अपने कंक्लूडिंग जो बात जो जिसको ऑर्डर बोलते हैं, तो ऑर्डर में जो कैट के ट्रिब्यूनल के जज थे, और जिनका नाम क्या था, नाम भी देख लेते हैं एक मिनट के लिए, ऑनरेबल मिस्टर तरुण श्रीधर और मिसिज प्रतिमा के गुप्ता, ठीक है। तो इन दोनों जो ट्रिब्यूनल के मतलब मेंबर थे या जज थे, जो भी आपको बोलना है, इन लोगों ने फाइनली दोनों साइड की बात सुन के इन्होंने क्या कहा, ठीक है। सो गाइस, इन लोगों ने जो पहली बात कही वो ये थी कि न तो यूपीएससी के पास ये अथॉरिटी है, और न ही यूपीएससी के पास ये कैपेबिलिटी है। सॉरी, वंस अगेन, उन्होंने क्या कहा कि न तो कैट के पास ये अथॉरिटी है, और न ही कैट के पास ये एबिलिटी है कि यूपीएससी के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए पेपर को वो असेस करें। तो उन्होंने बताया हमें हमारे पास न ये अथॉरिटी और न कैपेबिलिटी है कि इस पेपर को हम असेस कर पाए, वो लीगल प्रोसेस का काम नहीं है, और वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, मतलब उसमें यूपीएससी की अपनी मर्जी है। ये उन्होंने पहली बात कही। या फिर अगर ठीक शब्दों में बोले तो उन्होंने कहा कि यूपीएससी के एकेडमिक एक्सपर्ट्स की क्रेडिबिलिटी को वो लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। दूसरी बात उन लोगों ने कहा अपने जजमेंट में, और बाकी खुद से पढ़ लेना आप लोग ये, कि अगर तुम सिविल सर्विसेज, हाईएस्ट सिविल सर्विसेज का पेपर देने जा रहे हो, जिसके बाद तुम आईएएस आईपीएस जो भी बनने का सपना देखते हो, अगर तुम हाईएस्ट सिविल सर्विसेज का हाईएस्ट रैंक का पेपर देने जा रहे हो, तो 11th-12th की पढ़ाई करने में क्या दिक्कत है। ये लिखा है जजमेंट में, देखना। अगर तुम इस वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो क्या है, रोना धोना लगा रखा है, मतलब। तो 11th-12th का थोड़ा मैथ्स हम क्यों नहीं पढ़ सकते। तीसरी बात जो जजमेंट में उन्होंने कही कि जो सीएससी रूल्स हैं उनका कहीं कोई वायलेशन नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि 6 लाख लोगों ने पेपर दिया है, हमारे पास कुछ लोग आए हैं जिन्होंने अपना केस फाइल किया है, ठीक है। सो यूपीएससी जैसी क्रेडिबल और रेस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन का एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कुछ लोगों ने, क्योंकि कुछ लोग आगे और कुछ लोग उनको ऐसा लगता है। हाँ, हम लोग ये जरूर देखते हैं कि क्या सीएससी रूल्स में कुछ वायलेट हुआ है, क्योंकि सीएससी रूल्स में कुछ वायलेट नहीं हुआ है, और डिफिकल्टी लेवल हमें नहीं देखना, ठीक है। इसलिए हम इस प्रोसेस में हमें इंटरफेयर हम लोग नहीं करेंगे। और फाइनली
और फाइनली मतलब और उसके बाद फाइनली जजमेंट में क्या कहा आइए देख लेते हैं। और फाइनली कैट ने, जो ट्रिब्यूनल है, उसने अपने जजमेंट में कहा देयरफॉर डिसमिस्ड एंड डिस्पोज्ड। बंद करो ये। सो दिस इज व्हाट यूपीएससी फाइनली सेड। तो गाइज अब बात आती है कि ये हुआ क्या। ये एकदम मतलब इस पे तो काफी काफी स्टूडेंट इस पे मतलब होपफुल थे, ठीक है। तो अब मतलब स्टोरी क्या है, इसमें हो क्या रहा है, सी सेट में अब हो क्या रहा है गाइस, इस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब पहली बात तो यूपीएससी ने बोल तो दिया कि 10th तक का मैथ्स है, लेकिन ये बात सच है कि उसमें कुछ चीजें करने के लिए तुम्हें 11th का मैथ्स 12th का मैथ्स भी हल्का फुल्का देखना पड़ेगा। यस दिस इज ट्रू। मतलब हालांकि उन्होंने अपना ठीक है केस में उन्होंने जो वकील ने लिख दिया वो लिख दिया, यूपीएससी ने बोल तो दिया, बट ट्रूथ इज यस 11th 12th का कुछ कुछ हमें मैथ्स पढ़ने की जरूरत है। लेकिन गाइज एक बार आप लोग सोचो कि सीएससी की तैयारी करने के लिए हम लोग 11th 12th का इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह सब पढ़ते हैं 11th 12th की। तो 11th 12th का अगर थोड़ा सा मैथ्स करना पड़ जाए तो फिर दिक्कत कहाँ है। एंड स्पेशली जिस लेवल का जॉब हम सब लोग टारगेट कर रहे हैं उसमें अगर 11th 12th का हमने थोड़ा सा मैथ्स अगर हमें करना पड़ भी गया तो उसे मतलब कहाँ, उसे मतलब प्रॉब्लम क्या है। गाइस हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि 11th 12th का मैथ्स कौन पढ़ता है। 11th 12th में एवरेज उम्र क्या होती है लोगों की, जो 11th 12th के बच्चे हैं तो मे बी 16 साल 17 साल, ठीक है। तो जो चीज 16-17 साल है वाले लोग, 16-17 साल वाले लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ के उस एग्जाम को निकाल भी रहे हैं 11वीं के पेपर में, उसी चीज को सिविल सर्विसेज का एवरेज है शायद 25-26 साल होगा। तो इस उम्र पे आके करने में प्रॉब्लम कहाँ है। बाय द वे 11th का कुछ चीज आता है, पर ऐसा नहीं है कि आईआईटी का ही तैयारी करना है। 11th की कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा टच अपॉन करनी है, और वो जनरल साइंस में भी है, किसी में भी है। सो जनरल साइंस में जब 11th 12th का थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, उसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम केमिस्ट्री के लिए मॉरिसन बॉयड या अपना वो आईआईटी में कौन सी किताब पढ़ते थे लोग, इरोडोर, रेसनिक हैलिडे और ये सब पढ़ना शुरू करना, नहीं कोई आईआईटी का लेवल नहीं। कुछ कुछ चीजें हैं जो हल्का हल्का लोगों को टच करना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ उतना ही रिक्वायर्ड है। सो जो चीज 16-17 साल के बच्चे कर रहे हैं उसको 25-26 साल के लोगों को करने में क्या प्रॉब्लम है उसको करने में। उसके बाद तो अच्छा कुछ लोगों को ये लगता है कि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हम तो मैथ्स नहीं पढ़ेंगे जी। और नहीं पढ़ना तो ठीक है, वो मतलब आपकी आपकी मर्जी है, लेकिन मैथ से या एप्टीट्यूड से इंडिया में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है आप लोग नहीं बच सकते। इनफैक्ट पहले मैथ सिर्फ कुछ एग्जाम्स में आता था, जैसे एमबीए एंट्रेंस में आता था मैथ्स। जब मैं मैथ्स बोल रहा हूँ इसका मतलब एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। एमबीए में, बैंकिंग में, इन कुछ एग्जाम में आता है। लेकिन धीरे धीरे सारे के सारे एग्जाम में आ गया, लॉ एंट्रेंस में आया, क्लैट वगैरह में मैथ्स आता है। इस टाइम जो डीयू का एंट्रेंस है उसमें भी एप्टीट्यूड आ गया है। सो कहने का मतलब है कि अब अगर आप इंडिया में हो, आप एप्टीट्यूड और मैथ से नहीं बच सकते, और बचने की जरूरत भी नहीं है। इसको सीखना इतना कठिन नहीं है कि जो हमने और खासकर ये वाला आर्गुमेंट कि मैं हिंदी मीडियम से हूं या मैं और मैं इसलिए मैथ्स नहीं पढ़ूंगा। सो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में भी मैथ्स ही है। वो सवाल में जब जब पेपर में सवाल आता है हिंदी में भी होता है, अगर किसी ने हिंदी में अच्छे से पढ़ा। और मैं खुद भी हिंदी मीडियम को जानता हूं, तो मैं उस सफेद कमीज, खाकी पजामा, तख्ती, उन सब से गुजरा हूं, ठीक है। तो आई नो कि उसमें क्या हिंदी मीडियम और क्या मतलब इंग्लिश मीडियम है, पर्सनली मैंने उसको किया है। और तो इंडिया में मैथ्स और जो ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, ये तो इंडिया का गहना है। ये जो इंडिया ने इतना अच्छा किया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, इतना अपना सॉफ्टवेयर में जो आउटसोर्सिंग और जो इन्फोसिस जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई हैं, ये सब गाइस इसी बेस पे हुई हैं, क्योंकि हम दो चीजों में अच्छे थे, वन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग और इंग्लिश। इसे कारण लोग इतने प्रोग्रामर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, और लोगों ने इतना सारा वेल्थ भी बनाया बिटवीन 1995 टू अप टू 2010 के आसपास, जो इतना सारा इंडिया ने अपना राइज किया। इनफैक्ट अगर आप न्यूज अच्छे से पढ़ते हो
यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, और इसको गूगल कर लेना, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ साल पहले क्या कहा कि यूके के बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं और 18 साल तक लोगों को कंपलसरी मैथ स्कूल में पढ़ना होगा। पहले ऐसा नहीं था, उन्हें लगता था कि एप्टीट्यूड तो क्या करने की जरूरत है, पर यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बोला कि 18 साल तक की उम्र तक तुम्हें मैथ्स तो करना ही होगा। सो गाइस, फाइनली हम इस बात पे आते हैं कि एंड ऑफ कोर्स, अब देखिए किसी भी एग्जाम में फेल होने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि फेल होने वाले लोग ज्यादा होंगे तो हर टाइम एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश जरूर कर देते हैं कि भाई जंतर मंतर पे चले गए, प्रोटेस्ट कर लिया, रात को बैठ के टेलीग्राम पे लंबी लंबी कॉल कर ली, यहाँ वहां फोटो खिंचा लिया, प्रोटेस्ट कर लिया, सब कर लिया। लेकिन गाइस, ये बात समझना होगा कि वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी, वी हैव टू, जो है उसको हमें समझना होगा। अब ऐसा नहीं है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल पहली बार अब की बार आए हैं सी सेट के पेपर में, पिछले कई साल से आ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 11 साल में आज तक सी सेट के 41 सवाल, सॉरी, सी सेट में डिफरेंट ईयर्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 41 सवाल आए हैं। तो जब हम सब लोगों को इस बात का एहसास था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल आते हैं जो कि 10वीं तक के सिलेबस में नहीं पढ़ा जाता, तो फिर क्यों 11वीं 12वीं किताब को खोल के वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का चैप्टर हम सब लोगों ने क्यों नहीं उसको देख लिया? मैं बताता हूं क्यों नहीं देख लिया। हमने उसको इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमारे मन में ये परसेप्शन है कि सी सेट तो एक क्वालिफाइंग पेपर है। अगर क्वालिफाइंग पेपर है तो लास्ट के 1-2 महीने में कर लूंगा, कम टाइम में करूंगा, या मैं कम टाइम दूंगा, या फिर इसका कोई वैल्यू कम है, इसलिए लोगों ने उसको सीरियसली लिया ही नहीं। तो 3-4 साल से हो तो रहा था, लेकिन अब की बार यूपीएससी ने उसको ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया। दूसरी बात सोचने की ये भी आप सब लोगों के लिए कि जो सी सेट का पेपर अब की बार आया जिसमें मैथ्स के 52-53 सवाल थे आउट ऑफ 80, उस 52 में से 30 सवाल ऐसे थे जो पिछले सालों से ही या तो ऑलमोस्ट रिपीट थे या फिर सिमिलर थे। अब ये 30 सवाल कौन से थे, उसके लिए आप एक काम करो, गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, ठीक है, एक बार आप जाओगे इस पे, गो टू सी सेट फॉर यूपीएससी, और इस वाले लिंक को अगर आप क्लिक करोगे सी सेट फॉर यूपीएससी, यू विल कम ऑन द अनदर पेज, ठीक है। और यहां ना हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो का नाम है वाज सी सेट रियली टफ, और इसमें वो 30 सवाल हम लोगों ने दिखाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी दिखाया है कि वो 30 सवाल कैसे पिछले सालों से रिपीट हुए हैं। सो ये बात सही है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th-12th का आया, ये बात भी सही है कि वो डिफिकल्ट था, ये बात भी सही है कि 11th-12th का उसमें उसमें लेवल था। लेकिन क्या हम अपने आप से बात पूछ सकते हैं कि बाकी सवालों का क्या? हमारा कट ऑफ निकालने के लिए तो बाकी सवाल भी काफी थे, जो अगर अगर हमें अपना अच्छे से हमें अपना कट ऑफ अगर निकालना था। सो गाइस, एक इमोशनल धारा, अच्छा बाय द वे, यहां हम लोगों ने एक दूसरा वीडियो बनाया है कि कैसे परमुटेशन के सारे सवाल बिना किसी फॉर्मूले का प्रयोग करे हो सकते हैं। एक बार ये वीडियो भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो गाइस, कमिंग बैक, कि ऑफ कोर्स क्योंकि हजारों लोग संख्या में फेल हैं और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बार, मतलब हम लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और इंडिया में आपको क्या लगता है कि पहली बार किसी एग्जाम में कुछ आउट ऑफ सिलेबस आया है? हमारे स्कूल कॉलेज सब जगह कहीं दो चार सवाल हमेशा ही ऐसे आउट ऑफ वर्ल्ड होते हैं जिनका पता नहीं चलता कि कहां से उठ के आ गए हैं। तो वो 2-4 सवाल डिसाइड नहीं करते कि आप एग्जाम में कैसा करोगे। डिसाइड क्या करता है कि बाकी जो ट्रेडिशनल सवाल थे उनमें आप कितना अच्छा कर पाए, उसी से ही हमारी सफलता या असफलता हमारी डिसाइड होती है। सो गाइस, विदाउट गेटिंग एनी इमोशनल या वो करने की बजाय सीधा पॉइंट पे आते हैं कि अब करना क्या है, कर क्या सकते हो। सबसे पहली बात तो कि अपना जो मेंटल परसेप्शन है उसको बदलना होगा कि सी सेट लेस इंपॉर्टेंट है। भाई तब एक छोटा सा एनालिसिस भी करना कि कल कल ना 10 कोचिंग में फोन करना और पूछना कि सी सेट की फीस कितनी है और जीएस की फीस कितनी है। तो ये पूरा परसेप्शन ही ऐसा बना हुआ कि सी सेट के लिए कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज सी सेट की फीस उसकी बजाय ऑलमोस्ट, आई डोंट नो, 1/10, 1/8, 1/6 होगी, आप खुद से देखना कि कितनी होगी वो, जो भी है। तो पहले तो मेंटली ये बात समझनी होगी कि सी सेट भी एक आईएएस अफसर बनने की दिशा में, एक सी सेट भी एक हर्डल है और उसके लिए मेहनत करनी होगी। एक बार मेंटली एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद हफ्ते में अगर 7 दिन पढ़ते हो तो कम से कम 1 या 2 दिन अभी से सी सेट के लिए लगाना शुरू करना होगा।
तीसरी बात, पिछले सालों के सवालों को उठा के डिफिकल्टी लेवल देखने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। कई लोग ये भी कर रहे हैं कि एग्जाम में उठाते हैं और हल्के हल्के लेवल के कुछ सवाल करके चले गए, यूपीएससी अपना मुश्किल सवाल देता घुमा फिरा के और एकदम वो खत्म। नेक्स्ट थिंग, जिस तरह का यूपीएससी पेपर बनाता है, ठीक है, जिस तरह का यूपीएससी पेपर बनाता है, इस वाले पेपर में क्या है कि जो इस वाले पेपर में क्या है कि जो अपना टिपिकल जो कहीं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की क्लास होती है बैंकिंग या कुछ कुछ, उसमें हमें लोग क्या बताते हैं, हम तुम्हें ट्रिक्स बताएंगे, हम तुम्हें फॉर्मूलाज बताएंगे, हम तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये सब करना छोड़ दो, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, मैं आपको ना एक एग्जांपल देके बताता हूँ यूपीएससी क्या करता है, ठीक है। सो मान लो दो ट्रेन है या दो कार हैं, एक कार चली दिल्ली से, एक कार चली बॉम्बे से, ठीक है। दिल्ली वाली कार का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बॉम्बे वाली का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। निकालना क्या है कि ये दोनों कार मान लो कितने बजे चली, मान लो ये सुबह 8 बजे चली, 8 AM पे। निकालना क्या है, निकालना ये है कि ये दोनों कारें कितने बजे मिलेंगी। अब गाइस हम इसको और ये बड़ा ना छोटा सा एग्जांपल दे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम मैथ्स कैसे करने की कोशिश करते हैं, रादर देन कि पूरा हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझें, हम क्या करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डी ओवर एक्स प्लस वाई, और हम निकाल इसको याद करके हम एग्जाम में चले जाते हैं। ये है जो हम करते हैं। अब बात पे आते हैं कि यूपीएससी क्या करता है। यूपीएससी क्या कहेगा, यूपीएससी बोल देगा कि जो कार बॉम्बे से चली है उसकी स्पीड पहले घंटे में तो वाई थी, उसके 1 घंटे बाद वाई प्लस 10 होगी, दूसरे घंटे बाद वाई प्लस 20 होगी, तो स्पीड हर घंटे बाद बढ़ती जा रही है। और जैसे यूपीएससी ने ये हल्का सा मॉडिफिकेशन किया, हमारा फॉर्मूला फेल। या यूपीएससी क्या कहेगा कि जो कार बॉम्बे से चली उसके ड्राइवर ने बीच में आधा घंटा रास्ते में ढाबे पे खाना खा लिया, फिर हमारा फॉर्मूला फेल, ठीक है। तो ऐसा अगर, या फिर बॉम्बे वाली ने एक अलग रूट ले लिया। सो गाइस अब यूपीएससी हर बार कुछ कुछ हल्का हल्का वेरिएशन करता रहेगा, और जब तक हम अपना फॉर्मूले वाली दुनिया से बाहर नहीं आएंगे तब तक सीसेट पास नहीं होगा। चीजों को कॉन्सेप्चुअली करना है और कॉन्सेप्चुअली समझ के करना है, और अगर आप कॉन्सेप्चुअली करोगे आपको कोई फॉर्मूला याद करने का नीड नहीं रहेगा। अब ये बात समझने के लिए कि कॉन्सेप्चुअली कैसे करना है, हम लोगों ने एक क्लास यहाँ डाली हुई है इसी पेज पर। जब आप आओगे यहाँ एक टॉपिक क्लास डाला हुआ है, एक बार इस पूरी क्लास को गो थ्रू कीजिए और समझिए कि कैसे बिना कोई फॉर्मूला, बिना कोई शॉर्टकट याद किए आप एकदम अपना चीजों को समझना है। सो गाइस फाइनली मैं वाइंड अप करता हूं कि मैथ्स या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है, और आपको उतना टाइम उसको देना होगा, तभी आप मैथ सीख पाओगे। उसको सीखने का कोई शॉर्टकट, कोई स्मार्ट ट्रिक्स, कोई वैदिक मैथ, कोई भोकाल, ये सब कोई काम नहीं करेगा। एक 8वीं 9वीं बच्चे की तरह सिंसियरली बैठ के चीजों को समझना होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा कि 8वीं 9वीं की एनसीईआरटी लगा के शुरू करो, 11th 12th का थोड़ा मैथ्स भी पढ़ना होगा, उससे नहीं बच सकते। यूपीएससी के खिलाफ कितने भी केस करते रहो, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर अगले साल पेपर देना है तो आपको ये सब चीजें करना ही होगा। बाकी यू कैन कंसीडर अवर कोर्स मैथ्स पेरिटस। मैथ्स पेरिटस पे हम लोगों ने जो कोर्स बनाया है वो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के बनाया है जो कि हमने आपसे वीडियो में अभी डिस्कस किया है। ऑल द बेस्ट गाइस।